हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, फिजिक्स की जर्नी जो हमने शुरू करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, आज हम फिजिक्स पार्ट 1 के आखिरी चैप्टर को पढ़ेंगे। आखिरी चैप्टर क्या है? प्रियंका मैम आज आपको पढ़ाने वाली है वन शॉट सीरीज की फिजिक्स पार्ट 1 की आखिरी क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसके बाद वन शॉट सीरीज शुरू होगी फिजिक्स पार्ट 2 पे। बहुत जल्द वो भी फिनिश हो जाएगी। आपके एग्जाम्स के पहले आपके पास सारे चैप्टर कंसेप्ट वाइज, क्वेश्चंस वाइज, PYQs वाइज सब कुछ वन शॉट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं कि इस बार आपको CBSE ने क्या सिलेबस दिया है। तो cbse.nic.in पर अगर आप जाते हैं और इसकी एकेडमिक साइट पर आप जाते हैं तो आपको ये सिलेबस इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस है, डाउनलोड करोगे तो आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कुछ 2-3 साल पहले तक तो ये पूरा सेक्शन डिलीट कर दिया था सिलेबस से। अब ये सिलेबस में है, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक आइडिया के बारे में बात करी जाएगी। इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी है, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको वो डेरिवेशन समझा दूंगी। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या लिखा है? बेसिक आइडिया। तो यहाँ से आपके मेनली MCQs बनेंगे, ज़्यादातर इसमें MCQs बनने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोला है? क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वालिटेटिव आइडिया ही पूछा जाएगा। क्या है? बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो भी नेचर है ना, जितना भी जो भी नेचर है वो आना चाहिए। अगर आप अभी लेटेस्ट NCERT डाउनलोड करेंगे तो पहले क्या था कि प्रेशर, भाई कितना रेडिएशन प्रेशर होता है, मोमेंटम कितना होता है, ये सारे फॉर्मूले थे टेक्स्ट में। अब ये सेक्शन हटा दिया गया है, खाली बातचीत करी गई है कि अच्छा EM वेव्स में ऐसा भी होता है। तो सिर्फ बातचीत भर की बातें रह गई है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये जो भी आपका स्पेक्ट्रम है यहाँ पे ये इसके बारे में फैक्ट्स या इनके यूजेस क्या हैं ये आने वाला है। बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा चैप्टर है ये, है ना। इसको आज निपटाएंगे अच्छे से। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कोई वेवलेंथ रेंज दे दी कि भाई ये बताओ 10⁻³ मिलीमीटर ऐसी कोई वेवलेंथ है, ठीक है, किसी वेव की। तो दिस वेव इज लाइकली टू बी कौन सी वेव, इस स्पेक्ट्रम में से ये कौन सी वेव हो सकती है। अच्छा, पहले वेव आइडेंटिफाई कर लिया। अब बताओ कि इसका क्या एप्लीकेशन है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, या पूछ लिया जाएगा अच्छा हीट वेव किसको कहते हैं। अच्छा, कौन सी वेव है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं और 2 नंबर के आते हैं। अक्सर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज दी जाती है और बोला जाता है कि पहले तो वेव को आइडेंटिफाई करो, फिर या तो उसका प्रोडक्शन या फिर उसका एक यूज बता दो। ठीक है, ये हर बार का ही है, हर बार आता ही आता है। इस बार अगर आप सैम्पल पेपर देखो ना, तो सैम्पल पेपर में क्या हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नेचर से क्वेश्चन आया हुआ है, इनफैक्ट डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखकर तो भयंकर लग रहा है पर इतना मुश्किल नहीं है। तो इस चैप्टर के लिए मैं कहूँगी, खास तौर पे इस चैप्टर के लिए बेटा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो लेटेस्ट NCERT है, जो भी लेटेस्ट NCERT है, बस वही पढ़ डालो। 4 पन्नों की NCERT है, 4 पन्नों का चैप्टर है ये। तो आपको इस चैप्टर के लिए सिर्फ NCERT ही करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो आपको NCERT से ही पढ़ाऊंगी। देखो ये दिया हुआ है, इससे ये क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से हम इस डिस्कशन को ले जाएंगे ताकि आपकी CBSE 2024 के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसका आइडिया कैसे आया था, भाई क्या मतलब है इसका। तो हमने पहले पढ़ा था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, याद होगा आपको, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि कोई भी एक लूप ले सकते हो, क्लोज्ड लूप होनी चाहिए। उस लूप के अंदर जितना भी करंट होगा, उस लूप के अंदर, द लूप इज थ्रेडिंग सम अमाउंट ऑफ करंट, है ना। तो इस लूप के लिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू μ0I, ये लिखा जा सकता है। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था, जहाँ पे I इज द अमाउंट ऑफ करंट एनक्लोज्ड विद इन द लूप, लूप के अंदर I अमाउंट ऑफ करंट जो है एनक्लोज्ड है। DL जो है इस लूप के ऊपर कोई भी छोटा एलिमेंट ले लो, लेंथ एलिमेंट, है ना, ये DL वेक्टर है।
और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर क्या फील्ड होगी, तो पूरे लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल किया जाएगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल हमें म्यू नॉट आई के बराबर मिलता है। तो ये थी एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, अब यहाँ पे केस हम देखते हैं। केस ये है कि आपको दिख रहा है कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, क्या है बेटा, ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर के साथ हमने यहाँ पे मान लो कि एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट इस सर्किट में जाना है वो टाइम वैरिंग करंट होगा, टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। मान लो वायर में जो करंट है, वायर के करंट को मैं IC कंडक्शन करंट कह दूं, तो यहाँ पे दो लूप्स हैं, एक ये लूप 1 हो गया और एक ये लूप 2 हो गया, दोनों क्लोज्ड है ना, देखो ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। ये थोड़ा टिफिन शेप मान लो, मटका शेप का है, जिसमें क्या है कि ये एक कैपेसिटर प्लेट जो है ये आपको अंदर दिख रही है, इसमें कुछ पार्ट वायर का भी आ रहा है, कुछ पार्ट दोनों कैपेसिटर के बीच का एरिया भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस केस के लिए और लूप 1 को यूज़ किया जाए, तो लूप 1 में अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं, तो लूप 1 में एम्पियर सर्किटल लॉ मुझे क्या देगा, मुझे लूप 1 में एम्पियर सर्किटल लॉ देगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल लूप 1 के लिए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC, करेक्ट, म्यू नॉट IC। अच्छा, हमको पता है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या होती है बेटा, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लूप के कुछ हिस्से हैं, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यहाँ मुझे समझना आसान होता है कि भाई यहाँ तो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्शन करंट होगा, लेकिन जो ये लूप क्लोज हो रही है उसकी पेरीफेरी यहाँ है, कहाँ आ रही है पेरीफेरी, पेरीफेरी आ रही है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, ठीक, प्लेट्स के बीच में इसकी पेरीफेरी आ रही है। और ये जो हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं बेटा, ये लूप की बाउंड्री पे लगाते हैं। लूप की बाउंड्री का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मुझे ये यहाँ लगाना चाहिए था, बट वेट, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई करंट है क्या, कोई करंट नहीं है, है ना, हमने तो अभी तो यही पढ़ा था कि सिर्फ यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ तो करंट नहीं है ना। तो इसका मतलब कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, करेक्ट है ना। और क्योंकि, ठीक है, देखना ध्यान से, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे हमने कैसी वोल्टेज लगाई है बेटा, टाइम वेरिंग वोल्टेज लगाई है, जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रही है, तो चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट पे ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, है ना, चार्ज स्टडी नहीं रहने वाला है, नॉन स्टडी चार्ज हुआ ये, है ना, नॉन स्टडी चार्ज कह सकते हैं इसको हम। अब अगर ये नॉन स्टडी चार्ज है, नॉन स्टडी चार्ज है, तो नॉन स्टडी चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इस रीजन में फील्ड तो होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी इस रीजन में। अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये नॉन स्टडी चार्ज है, तो इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा क्यों नहीं पा रहे हैं, तो लिमिटेशन हो गई। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस दुविधा को, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्या है बेटा, ये इनकम्प्लीट है। और रियलिटी में अगर आप लूप 2 देखो, ठीक है, तो लूप 2 में अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करूं तो यहाँ एक्चुअली कोई ना कोई करंट इस रीजन में एग्जिस्ट करना चाहिए, उस करंट को उन्होंने नाम दे दिया, ये जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, यहाँ जो भी करंट एग्जिस्ट करेगा उसको उन्होंने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो म्यू नॉट IC अकेला, यहाँ पे हम सिर्फ कंडक्शन करंट की बात नहीं करेंगे, इस लूप के अंदर जो करंट क्लोज्ड है, कुछ हिस्सा इधर आता है, कुछ हिस्सा कैपेसिटर प्लेट के बीच में आता है, तो ये IC प्लस ID कहलाएगा, ठीक है। वेयर ID क्या है, यहाँ पे ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, इस हिस्से में ID जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है बेटा। तो ये जो है एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना, इसको तबीयत से अच्छे से नोट कर लो। मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दिया, फिर इसके ऊपर हम आगे आके और डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो असल का नियम है वो ऐसा होना चाहिए, B डॉट DL और यहाँ होना चाहिए म्यू नॉट IC प्लस ID, ठीक है। और ये ID जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट है,
अच्छा ये क्यों आया, ये हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा कि किसी रीजन में चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वहाँ पे स्टेडी रहने वाली नहीं है, वो भी चेंज होगी टाइम के साथ। बट ऑसिलेटिंग चार्ज जो है, अगर चार्ज नॉन स्टेडी हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है ना। अब अगर मैं बात करूँ करंट की, है ना, करंट की, तो करंट हमने हमेशा पढ़ा है कन्वेंशनल करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन क्या ये चार्ज के फ्लो की वजह से है? क्या कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज फ्लो हो रहा है? चार्ज का रियल फ्लो तो कोई हो नहीं रहा है, खाली फ्लक्स चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट का ऑरिजिन क्या है, इसका ऑरिजिन क्या है, क्यों है? सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हम लिखेंगे displacement current is manifested due to change in electric flux with time, due to change in electric flux विथ टाइम। तो इसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट आया। अब कहीं पे फ्लक्स टाइम के साथ चेंज ना हो तो ID 0 हो जाएगा, और ID 0 हो गया तो म्यू नॉट I आपको मिलेगा, वो एम्पियर सर्किटल लॉ है। पर इस लॉ को क्या बोले, जहाँ पे ID भी आ गया है, तो जहाँ पे ID भी आ गया, कौन लाया ID, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कौन लाया, मैक्सवेल। तो इस लॉ को हम कहेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन से लेकर प्रोपगेशन तक प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी करी। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दोनों को आपस में कंपेयर करके देखा और कुछ कह लो कि 4 नियम बनाए। ठीक है, ये 4 नियम कहलाते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम, बड़ा इनका योगदान है इन दोनों फील्ड्स को यूनाइट करने में, यूनिफाई करने में मैक्सवेल का बहुत योगदान है। तो पहला नियम क्या है बेटा, ये क्या है, E डॉट डी ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, B डॉट डी ए क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0। इसको क्या कहेंगे, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है फैराडेज लॉ। अब ये फैराडेज लॉ ये 0 कैसे हो गया भाई, ये मतलब कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस गड़बड़ को हम सुधारें, क्योंकि फैराडेज लॉ तो हमने पढ़ा था, है ना। फैराडेज लॉ हमने क्या पढ़ा था, सिंपल है, जो EMF किसी लूप में जनरेट होता है तो वो क्यों होता है, किसी भी कंडक्टर में अगर EMF जनरेट हो रहा है और आपने उसको रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज करे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी भी कंडक्टिंग लूप में, वायर में, या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो तो जो EMF उसमें जनरेट हो रहा है वो नेगेटिव ऑफ डी फाई बाय डी टी है। ये फाई क्या बेटा, B। ये हुआ अपना फैराडेज लॉ। ठीक है, उसके बाद अभी हमने पढ़ा एम्पियर मैक्सवेल लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, क्लोज्ड इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट IC। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ID है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको हम कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, कौन सा फ्लक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो ये इक्वेशन कैसे आया इसको समझ लेते हैं, इस इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में क्या बताया, अभी डेफिनेशन में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज करे टाइम के साथ, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हाइपोथेटिकल भी करंट आप कह सकते हो, क्योंकि करंट आपके दिमाग में करंट की कन्वेंशन जो इमेजिनेशन है या डेफिनेशन है कि चार्ज का मूव करना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लक्स भी करंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ओके, एनीवेज, तो फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होना ज़रूरी है। अच्छा एक मिनट, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए, करेक्ट है ना। अच्छा E क्या होता है, E को लिखा जा सकता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस पर्टिकुलर सरफेस की बात की जाए, तो यहाँ पे E जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, है ना, इनटू A लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो यहाँ पे ये A से A बेटा क्या हुआ, कट गया, ओके। अब अगर मैं कर दूँ यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, इसमें नहीं अगले में कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो डी फाई ई बाई डी टी ये लिख दिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर और डी क्यू बाई डी टी। ये जो डी क्यू बाई डी टी है डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी। अब यहाँ पे ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है क्या, नहीं है, इसीलिए मैंने समझा दिया कि इनकेस कन्फ्यूजन रहे कि कैसे आया, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आया ऐसे, पर याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। नोट कर लो बेटा, 5 सेकेंड्स का टाइम दिया, इसको जल्दी से नोट कर लो। कर लिया क्या है, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ओके। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे, प्राइमरीली हमने देखा बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज या फिर कह सकते हो एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज जो है ईएम वेव को जनरेट करता है। एग्जैक्टली क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी चार्ज की अगर बात करी जाए, तो ये प्रोड्यूस करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर बात करी जाए चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे स्टेडी करंट, जैसे डायरेक्ट करंट, तो स्टेडी करंट की बात करी जाए, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी जाए, तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चारों तरफ जनरेट होती है, लेकिन ये टाइम वेरिंग नहीं होती, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, है ना। ये टाइम पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, इसका मैग्नीट्यूड या इसकी डायरेक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी अगर चार्ज स्टेडी मोशन में है तो। और लास्ट हमारा आता है एक्सेलरेटेड चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज। चार्ज को एक्सेलरेट कराया जा सकता है बहुत तरीकों से, जैसे आपने क्लास 9th में पहली बार पढ़ा होगा, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, और एक डिस्चार्ज ट्यूब जो है यहाँ पे आपने मेटल प्लेट्स लगा दिए, इन मेटल प्लेट्स पे काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, काफ़ी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर चार्ज एक्सेलरेट, जो भी फ्री आयंस या चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू कर दें टू द एनर्जी, जहाँ पे ईएम वेव्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी तक पहुँच जाएं, तो आपको ईएम वेव्स मिल सकती हैं, है ना। तो बेसिकली एक तरीका तो ये हो गया, अप्लाइंग वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू द मेटल प्लेट्स, अप्लाइंग वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू मेटल प्लेट्स, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका, जैसे हम वील्डिंग करते हैं ना, तो वील्डिंग करते हैं तो बहुत हाई एनर्जी की इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हैं ये विजिबल क्यों है, क्योंकि इसमें चार्ज काफ़ी हाई एनर्जी से एक्सेलरेट होता है ना। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, एक और चीज़ है, आप अगर किसी मेटल को बहुत गर्म कर दो, काफ़ी ज़्यादा हीट कर दो, है ना, बहुत ज़्यादा हीट कर दो, तो आप देखोगे कि मेटल जो है उसकी कलर जो है चेंज हो रही होती है, क्योंकि वो डिफरेंट ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा होता है सरफेस से, है ना। तो हीटिंग, मेटल को आप हीट कर रहे हो, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे ईएम वेव का जनरेशन का सोर्स बन सकता है। अब देखो, जनरेशन एक बात होती है, पर उस ईएम वेव को, मतलब मुझे इसी फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए, उतना ही फ्रीक्वेंसी मुझे प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस करने के बाद इतने डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करवाना है। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जनरेशन और उसका प्रोपगेशन ये इतना आसान नहीं है, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इनफैक्ट काफ़ी टाइम लग गया था ऐसा करने में, ठीक है।
तो ये तो कुछ मेथड्स हो गए कि हम चार्ज को कैसे एक्सेलरेट करा सकते हैं, और भी मेथड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब चार्ज जब ऑसिलेट करता है या एक्सेलरेट करता है तो एग्जैक्टली होता क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस पे एक सवाल आता है, इस पार्ट पे क्वेश्चन आता है, तो गौर से सुनना बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है और फिर से ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेस चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन इट गोज ऑन। ठीक है, तो क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो बी प्रोड्यूस हो रहा है और वो टाइम के साथ चेंज, तो क्या ये सेल्फ सस्टेनिंग हो गया। एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो याद रखना कि सोर्स क्या है अपना, सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ये जो ईएम वेव बन रही है ई बी को और बी ई को प्रोड्यूस कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स। सो दिस इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके यहाँ पे असर्शन रीजन बन सकता है, आपका एक सवाल असर्शन रीजन यहाँ से आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, आर दे सेल्फ सस्टेनिंग? No, they are not self-sustaining. Okay, the electric field vector is created at the expense of energy from the source, and so is magnetic field vector. ठीक है, ये नोट कर लो, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। और यहाँ से भी कुछ लिखना है तो 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम ले लो, उसको फटाफट नोट करो, फिर बेटा आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैं आपको बता रही थी ना कि भाई इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव जनरेट करनी है, इसको इतने डिस्टेंस से ट्रैवल कराना है, ये आसान काम नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा पहली बार कब किया गया था, किसने किया था, तो हर्ट्ज और जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने 25 mm से लेकर 5 mm तक की वेवलेंथ की वेव जो है सबसे पहले बनाई थी। ये रेडियो वेव की कैटेगरी है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स बट ईजी टू क्रिएट रेडियो वेव्स, इसीलिए आपके जितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं रेडियो वेव्स या शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स पे काम करते हैं। आपने नहीं सुना होगा कि एक्सरेज और गामा रेज मतलब कहीं हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो आपको ज़्यादातर जो वेव मतलब अब जो भी आपके कम्युनिकेशन में यूज़ हो रही है वो रेडियो वेव्स हैं। 25 mm to 5 mm वेवलेंथ रेंज की सबसे पहली रेडियो वेव्स बनाई गई थी हर्ट्ज और जगदीश चंद्र बोस जी द्वारा। उसके बाद गैलीलियो मार्कोनी जो थे, मार्कोनी फेमस है, पहली बार इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्यू किलोमीटर्स, इनफैक्ट इन्होंने क्या करा था, इंग्लिश चैनल से इसको मतलब एक काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है, एक काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, जिससे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव को इन्होंने ट्रांसमिट करा और रिसीव करा था, मतलब दूसरे एंड पे वो वेव वो रिसीव कर पाए थे। ठीक है, तो ये मार्कोनी है ना, ये इटली के फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ये काम पहली बार करा था। तो ही कुड प्रोपगेट द वेव टू अ फ्यू किलोमीटर्स, जबकि हर्ट्ज और जगदीश चंद्र बोस जी ने जो वेव बनाई थी इट कुड ओनली गो टू फ्यू मीटर्स, काफ़ी छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती थी। ठीक है, अब बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको बोला कि इसमें जानने को बहुत कुछ है कि रेडिएशन, प्रेशर, मोमेंटम, एनर्जी, बहुत कुछ है, लेकिन हमारी जो डिस्कशन है बेटा वो लिमिटेड है कुछ फ्यू पॉइंट्स तक, क्योंकि यही आपके CBSE 2024 के सिलेबस में है। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो ट्रांसवर्स होता है। अच्छा, ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसवर्स का मीनिंग होता है कि जो वेव की प्रोपगेशन डायरेक्शन है और जो वेव का मोशन है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर आप इस पल्स को देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेव का ऑसिलेशन हो रहा है कौन से प्लेन में हो रहा है, देखो ये x है ना, ये प्लेन कौन सा है, x। तो अगर आप देखो तो x के अलोंग, x z के अलोंग, x और ये z के अलोंग ये ऑसिलेट कर रही है वेव, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं
कि इसका प्रोपगेशन किधर है, तो प्रोपगेशन ये है, इधर जा रही है, बढ़ किधर को रही है, आगे प्रोसीड किधर को कर रही है, तो जेड में प्रोसीड कर रही है, करेक्ट। इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इमेजिन कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये पार्टिकल इमेजिन किया, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये अप डाउन कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम वेव आगे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ जो पार्टिकल का मोशन है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। तो इसको अगर वर्ड्स में लिखना है तो लिख लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स द मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव इज perpendicular to the direction of propagation, is perpendicular to the direction of propagation, है ना। तो ये मीनिंग हुआ ट्रांसवर्स नेचर का। उसके बाद हम, और ये दोनों के लिए ट्रू है, बी इट आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ भी यही है, द वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, है ना। उसके बाद स्पीड इन अ मीडियम, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बेटा। जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो 1/√μ टाइम्स एप्सिलॉन होती है। स्पीड ऑफ अ वेव इन एनी मीडियम इज 1/√μ टाइम्स एप्सिलॉन। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर वैक्यूम की बात करी जाए तो वैक्यूम में वेव की स्पीड कितनी होती है, c लिखा जाता है, जो 3 × 10⁸ होती है ना। और इस लॉजिक से इसको हमें कैसे लिखना चाहिए, 1/μ0 एप्सिलॉन। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। स्पीड इन अ मीडियम कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप देख लो बेटा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हाउ इज स्पीड, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं जो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी सेलेक्टर का प्रिंसिपल पढ़ा है, वेलोसिटी सेलेक्टर, इसके ऊपर सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ जो वेलोसिटी सेलेक्टर का प्रिंसिपल है बच्चों, ये वेलोसिटी सेलेक्टर के प्रिंसिपल पे स्पीड ऑफ ईएम वेव से क्वेश्चन आते हैं। और कैसे आते हैं अभी आया हुआ है सैम्पल पेपर में, इसको समझते हैं। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स में दो कैटेगरी में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और डायरेक्शन के ऊपर अभी सैम्पल पेपर आप देखो, उसका पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है साइंस इजीली पे। तो सैम्पल पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, कैसे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और चार्ज उस लाइन के अलोंग मूव करे जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो चार्ज की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, टू अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, जो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स है Q टाइम्स E ऑन अ चार्ज, ये बराबर होना चाहिए मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के Q टाइम्स वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के। देखो यहाँ पे ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा वेक्टर E बराबर वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने बोला होता, सपोज ऐसे कि यहाँ पे आपको फिगर में क्या दिख रहा है कि वेक्टर B क्या है बेटा, ये प्लस J कैप में है, तो वेक्टर B को मैंने बना दिया यहाँ पे प्लस J कैप, ठीक है। E यहाँ पे I कैप में है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया I कैप, ठीक है। अब बताओ कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया हुआ है। तो हमको पता है कि जब हम I J K लिखते हैं, I क्रॉस J करेंगे, I से J को क्रॉस करो तो क्या मिलता है, K मिलता है। J क्रॉस K करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, I। आपको I J K लिखते जाना है, ठीक है। फिर से देखो, I से J को क्रॉस किया तो K मिला, J से K को क्रॉस किया तो I मिला, ठीक है। और अगर K से I को क्रॉस करेंगे तो J मिलेगा, ऐसे चलता है ये, ठीक है।
ओके। अब पूछा गया यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, आई। देखो यहाँ पे आई कब मिलता है अपन को, आई कब मिलता है, जब आप जे और के को क्रॉस करो। तो यहाँ पे अगर ये आई है ना, तो ये क्या होना चाहिए था बेटा, ये होना चाहिए था जे क्रॉस के। फिलहाल अपन को क्या मिल रहा है बेटा, देखो अगर ये जे है तो ये क्या होना चाहिए, ये के क्रॉस होना चाहिए। तो ये प्लस आई कब मिल सकता है, यहाँ पे ये प्लस आई, देखो अगेन यहाँ ध्यान देना कि जे क्रॉस के ये आई होता है ना, जे क्रॉस के आई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के क्रॉस जे करो तो आपको माइनस आई मिलना चाहिए था, या फिर ये कह लो कि माइनस के क्रॉस जे करो, क्या करो, माइनस के क्रॉस जे, तो आपको आई मिलेगा। अगर आपको इस साइड पे फिक्स प्लस आई चाहिए तो यहाँ पे आपके पास जे क्रॉस के होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। पर अगर आप कुछ कर नहीं सकते यार, ये तो के क्रॉस जे ही बन सकता है, तो फिर ये माइनस के क्रॉस जे बनना चाहिए ताकि ये प्लस आई बने। और माइनस के का मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई माइनस जेड एक्सिस के अलोंग। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस जेड एक्सिस के अलोंग, है ना। अगेन जब इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बराबर होते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज की मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। यही सेम प्रिंसिपल हम ईएम वेव्स पे लगाते हैं, क्योंकि ईएम वेव्स में भी तो देखो, ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव हुई उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यहाँ से आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगी। इन तीनों का यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू सी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। और अगर किसी चार्ज का केस आता है तो हम चार्ज के लिए भी ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ से एक और बात पता चलती है हमको, देखो ई और बी के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू V इंटू बी, है ना। तो यहाँ से V क्या बन गया, E अपॉन बी। अब मैं बात कर रही थी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव की, तो फॉर्मूले देखते जाओ। एक तो मैंने बताया इन अ मीडियम, वेलोसिटी इन अ मीडियम, वेव की वेलोसिटी इन अ मीडियम 1 अपॉन अंडर रूट म्यू टाइम्स एप्सिलॉन होती है पहला। दूसरा, वेलोसिटी इन वैक्यूम की अगर बात करी जाए, ठीक है, वेलोसिटी इन वैक्यूम की बात करी जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये भी याद रखो कि इस की जो वैल्यू है ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, अभी हमने पढ़ा कि V बराबर E अपॉन बी होता है, या ये कह लो C बराबर E नॉट अपॉन बी नॉट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में इसको आप पहले तो नोट कर लो, फिर हम आगे अपना कारवा बढ़ाएंगे। दिस वाज अबाउट स्पीड ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब है, स्पीड इन अ मीडियम हमने समझ लिया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है कि ईएम वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। यार ये तो आपको पता ही है कि जब सन से लाइट आ रही है तो लाइट सन से कितना डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रैवल करती है, फिर वो अर्थ पे आती है, मेटल सरफेस को, अर्थ सरफेस को गर्म कर रही है। फोटोसिंथेसिस किस पे हो रही है, सोलर एनर्जी पे हो रही है। तो भाई सन से जो वेव्स आ रही है वो वहाँ से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही है अर्थ तक, या जहाँ तक भी पहुँच रही है। तो ये बात फैक्ट है, क्लियर है कि when EM wave travel through a medium, they basically transport energy from one point to the other. Along with energy, they have radiation pressure also. बहुत कम होता है, बहुत ऐसा नहीं है कि मेरे पे लाइट पड़ रही है तो उफ मैं तो दब गई, ऐसा नहीं होता। रेडिएशन प्रेशर काफ़ी कम होता है, बट येस दे डू एक्सर्ट रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, वो अभी उसका जो डेरिवेशन या जो फॉर्मूला है वो सिलेबस में नहीं है तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। ऑल्सो दे कैरी मोमेंटम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे
NCERT में आपका जो समरी है, मैंने कहा था ना कि ये जो चैप्टर है आपको NCERT से पढ़ना है, तो NCERT में जो समरी लास्ट होती है ना, एकदम चैप्टर खत्म होता है, लास्ट में ब्लू कलर में एक समरी का पेज होता है, उसका जो पॉइंट नंबर 4 है, उसके पॉइंट नंबर 4 में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है और जो मैग्नेटिक वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो लिखा हुआ है। तो पहले ये मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। ये फॉर्मूले बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, और क्वेश्चन यूजुअली एक गिवन स्ट्रक्चर होता है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कुछ चीज़ें। अभी हम करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार इस फिगर को देख लो, है ना। अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ इस फिगर की ही डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ भी नया ताज़ा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली फिगर विल बी डिस्कस्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं देखूं कि ये E जो है ये किसके अलॉन्ग है, इसका एम्पलीट्यूड या तो x प्लस एक्स में जा रहा है या फिर माइनस एक्स में जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा EX। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या तो प्लस y में जा रहा है या ये देखो ये माइनस y में जा रहा है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा BY। आई सपोज ये क्लियर है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। अब साइन वेव की इक्वेशन क्या होती है, कोई भी वेव जो साइनोसॉइडली जाती है तो आपको लिखना पड़ता है साइन, साथ में यहाँ साइन लिख दिया। एम्पलीट्यूड आता है सबसे पहले वेव के सामने, वेव का फॉर्मेट होता है ना एम्पलीट्यूड साइन, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड, ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, इसको हम कहेंगे B0, और ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा E0, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ये पॉइंट B0, है ना। तो ये E0 B0 साइन। अब इसके बाद ये जो पहली टर्म है बेटा, ये पहली टर्म KZ दोनों में, ये डिफाइन करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो Z में जो प्रोपगेशन हो रहा है वो Z के अलॉन्ग है, तो यहाँ KZ आता है, जहाँ पे जो K है वो वेव वेक्टर होता है। K इज अ वेव वेक्टर और इसकी वैल्यू होती है 2π अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये वेव वेक्टर है, 2π अपॉन लैम्डा इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे K के बारे में कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज K, क्या होता है ना। सो K इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, ये जो वैल्यू है 2π अपॉन लैम्डा वेव वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ लगाई जाती है, ये देखो Z के साथ लगाया जाएगा, है ना। इट्स डायरेक्शन, K का जो भी डायरेक्शन है डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना। ये जो फैक्टर है K टाइम्स Z, है ना। K इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, ये टर्म वेव वेक्टर है, ये Z उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बाकी ओमेगा T वाला जो टर्म है आपको पता है कि ये फेज टर्म है, ये फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट the equation for electric component of the EM wave and magnetic component of the EM wave। अब इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर वेव आपने यहां बनाई होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से वेव जाती, देखो यहाँ पे मैंने Z बनाया था, यहाँ पे माइनस Z हो जाता, तो अगेन ये मान लो, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये E है और ये B है ना, और बाकी सब सेम है, X ये Y सेम है। तो अगर आप अब E को देखो तो E किसके अलॉन्ग है, E Y के अलॉन्ग है, तो इस केस में आप क्या लिख दोगे E Y, ठीक है। और ऐसे ही B के साथ क्या आएगा X, यहाँ जो KZ वाली टर्म है वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस KZ। तो अगर फिगर अब चेंज भी आ जाए तो आपको एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, तो कोई भी क्वेश्चन इस पे आता है आइडेंटिफाई ये या वो, तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है, ओके। अब फिर से आते हैं जो NCERT में दिया हुआ था। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, K की वैल्यू को लिखा, 2π अपॉन लैम्डा होता है तो इक्वेशन में 2π अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। फिर Z, यहाँ पे हमारे पास था ये टर्म क्या थी, ओमेगा T थी, करेक्ट, क्या थी बेटा, ओमेगा T थी। अच्छा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π न्यू T। अच्छा, 2π न्यू T को क्या लिखा जा सकता है, 2π न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपॉन, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब पूरी इक्वेशन से 2π कॉमन लोगे तो यहाँ Z अपॉन लैम्डा बचेगा, है ना,
और यहाँ पे 2 पाई कॉमन गया तो t अपॉन टी। तो ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है इक्वेशन को, ठीक है। सिमिलरली सेम यहाँ पे चलते हैं, के जेड माइनस ओमेगा टी था, यहाँ भी हम 2 पाई को कॉमन लेंगे तो जेड अपॉन लैम्डा, ठीक है, जेड अपॉन लैम्डा, और ये 2 पाई न्यू होता है तो न्यू टी बचा, फिर वही न्यू को आप आगे एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। हैव अ लुक एट इट। अब इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। जस्ट ऑब्जर्व दिस बच्चों, द इक्वेशंस एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 25 और मेगा का मतलब होता है 10⁶ हर्ट्ज। ट्रैवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग x डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, जो कि +x है, कह लो कि i कैप के अलोंग है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम वेक्टर e इज 6.3 j कैप, ठीक है। तो अगर हम ये 3 एक्सेस बना देते हैं, सपोज ये x है, ये y है और ये अपना z है, ठीक है। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे E अपना j कैप में दिख रहा है, B क्या होगा। सबसे पहले तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा, तो हम लिखते हैं, अभी बताया था v इज इक्वल्स टू E अपॉन B, लिखते हैं v इज इक्वल्स टू E अपॉन B। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ EM वेव्स में एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको लिखवा दूं, ये भी जहाँ भी आपने नोट किया था तो इसको भी नोट कर लेना, आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो बचपन से, लिखा है ना, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। EM वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये v या c जो भी कहना है कह लो आप, किसी गिवन पॉइंट की बात हो रही तो v और e और b लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है b इज इक्वल्स टू E अपॉन v, और E कितना है 6.3, v स्पीड ऑफ लाइट हमको पता होती है कि भाई ये तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है पर इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना आसान है, 3 2 6 3 1 3, तो 2.1 इंटू 10⁻⁸। अब क्योंकि आपने b निकाला है तो भाई टेस्ला में आएगा, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 2.1 इंटू 10⁻⁸, है ना। अब बात आ रही है b वेक्टर की। वेक्टर का मतलब आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वेरी गुड। आपको डायरेक्शन भी बतानी है, तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ अगर b की बात करी जाए, फिर से आते हैं, तो वेक्टर e जो था ये वेक्टर v क्रॉस b, इस पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन के लिए। बेटा क्या क्या बोला है गौर से देखना, e j कैप में है, यहाँ पे आपको j कैप मिल रहा है। उसके बाद बोला गया है x डायरेक्शन में जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है, तो x डायरेक्शन मतलब जो v है वो i कैप हो गया। अब i में क्या मल्टीप्लाई करोगे आपको j मिलेगा, फिर से देखो i j k और i j, है ना। अब देखो जब आप k क्रॉस i करते हो तो आपको j मिलता है ना। जब k क्रॉस i करते हो तो j मिलता है, यहाँ आपको प्लस j मिल रहा है, और i में अगर आपने k क्रॉस किया होता तो आपको यहाँ पे क्या मिलना था, माइनस j मिलना था, माइनस j मिलना चाहिए था, पर माइनस j तो नहीं मिल रहा, मतलब कि यहाँ पे ये माइनस k होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस k। तो b जो है वो कहाँ बनेगा बेटा, b बनेगा माइनस z एक्सिस पे, माइनस z एक्सिस पे। b की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस z एक्सिस, माइनस z एक्सिस। सो आई होप आपको ये डायरेक्शन देखना समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना और डायरेक्शन देखना, इस पे एक सवाल आने की गुंजाइश है क्योंकि सैम्पल पेपर में आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है। उसके बाद बोला गया है पहला पार्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। गौर से देखना बच्चों, ये जो पार्ट होता है सबसे पहला, ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इसको b नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन
और साइन के साथ लगी हुई ये जो टर्म है अपनी, ये होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये है प्रोपगेशन डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे प्रोपगेशन डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो टर्म है ये ओमेगा टी होती है, तो टी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ओमेगा हो गया। सो व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पार्ट ए को सॉल्व करूँ तो पार्ट ए में मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है लैम्डा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा भाई 0.5, 10 2 ज़ा तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये वेवलेंथ आ गया। रही बात फ्रीक्वेंसी निकालने की, तो आप या तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, और ये 1011 नहीं है बेटा, है ना, ये 10 की पावर 11 है, 10 की पावर 11 है। तो आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखा जा सकता है। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 को आप बेसिकली 2 पाई से डिवाइड करो। एक ये तरीका है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का। दूसरा जो तरीका है फ्रीक्वेंसी निकालने का, वो आप जानते हो कि C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है ना? कोई भी एक मेथड से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ये एक्सप्रेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर क्या एक्सप्रेशन होगी। बहुत सिंपल है भाई, देखो एक्स में तो प्रोपगेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, फिर जेड के अलॉन्ग होगी। और बाकी आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों फील्ड्स का वो बराबर होता है। अगर ये 2 इंटू 10 की पावर -7 है तो ये भी 2 इंटू 10 की पावर -7 ही होगा। साइन और ये सब, ये टी पता नहीं कहाँ से आ गया, तो छोड़ो, ठीक है। साइन ब्रैकेट में बाकी सब कुछ आपका सेम ही होना है भाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स और ओमेगा टी, ये सारी वैल्यू सेम होगी। बस आपको ये पता करना था कि प्रोपगेशन डायरेक्शन अगर एक्स है तो फील्ड किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगी, जेड के अलॉन्ग होगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन इस बार आने की गुंजाइश है इस चैप्टर में से, ठीक है। अब जो अगला सेक्शन है बच्चों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं गामा रेज से, एक्स रेज, उसके बाद यूवी के बाद विजिबल के बाद IR इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। जब हम नीचे जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और यहाँ से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन आता है इसमें, तो इसीलिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा मैंने आपको बताया था किसी भी एक वेव की प्रोडक्शन की सोर्स क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, या उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं फिर कहूँगी कंप्लीटली आपको किसको फॉलो करना है, क्या ओबे करना है, तो कंप्लीटली NCERT फॉलो करनी है। रही बात कि ये सारे EM वेव स्पेक्ट्रम क्यों कहलाते हैं बेटा, यहाँ पे इन सारे के सारे वेव्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनकी वैक्यूम में स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये सारे के सारे चार्ज के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, बस चार्ज की ऑसिलेशन की एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। तो जितने भी EM वेव की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी इन वेव्स की है। टुगेदर दे मेक अ स्पेक्ट्रम इफ वी अरेंज देम इन एन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है। अब हम फटाफट इनका प्रोडक्शन और यूज़ देखेंगे, और यही आखिरी एलिमेंट है इस चैप्टर का।
क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कई बार आपको फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी वेव है बताओ, कौन सी वेव है बताओ, ठीक है, या कई बार वेवलेंथ रेंज आ जाएगी। तो ये आपको क्या है कि आराम से 5-10 मिनट लो, याद कर लो, बड़े भाई बहन को, दोस्त को बोलो कि यार मैंने ना वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर ली है, ये तो मेमोराइजेशन वाला ही पार्ट है, इसमें कोई मदद नहीं करी जा सकती, या तो लिख लिख के देख लो और किसी को कॉपी दे दो, मैंने याद करा, पूछ मैं सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ऐसे कर लो। तो अगेन अगर मैं बात करूं रेडियो वेव्स की, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है बेटा वो 10 to the power 12 हर्ट्ज के पास है, ठीक है, जबकि इसकी अगर मैं वेवलेंथ कहूं तो कुछ 0.1 मीटर से बड़ी होती है। माइक्रोवेव और रेडियो वेव में जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स माइक्रोवेव के साथ कोइंसाइड करती हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है यहाँ पे शॉर्ट रेडियो वेव्स की होती है, शॉर्ट रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज में कोइंसाइड करती है ना। ऐसे ही अगर आपको शॉर्ट माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड में कोइंसाइड करेगी, है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस कोइंसाइड करती हुई दिखेंगी। पर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये 10 से लेकर 10 की पावर 12 हर्ट्ज तक रेडियो वेव्स है तो यानी कि 10 हर्ट्ज कभी भी माइक्रोवेव नहीं बन सकती। तो मैंने कहा कि कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो कौन सी वेव है, तो वो रेडियो वेव है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये 10 की पावर 12 से 10 की पावर 14 हर्ट्ज ये इंफ्रारेड हो गई, 10 की पावर 14 से 10 की पावर 15 हर्ट्ज ये विजिबल लाइट हो गई, 15 से 17 अल्ट्रा वायलेट हो गई, और 16 से 22 एक्सरेज हो गई, और 19 से 25 गामा रेज हो गई। उसके बाद वेवलेंथ रेंज की बात करी जाए तो माइक्रोवेव 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होते हैं, इंफ्रारेड 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर है, विजिबल लाइट 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, अल्ट्रा वायलेट 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के पास चला गया, और एक्स रेज 1 मिलीमीटर से 10 to the power -3 नैनोमीटर हो गया, गामा रेज लेस देन 10 to the power -3 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। ये टेबल की स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बार बार। बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस करी जाती हैं लेबोरेटरी या कहीं पे, तो रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। अगर बात करी जाए माइक्रोवेव की तो क्लिस्ट्रॉन वाल्व या मैग्नेट्रॉन वाल्व। बात करी जाए इंफ्रारेड की तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बात करी जाए विजिबल लाइट की तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit light when they move from one energy level to the lower energy level। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स बनाना तो भाई बहुत ही मुश्किल है ना। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन करी गई है या जिसको हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या है, वो है हमारी रेडियो वेव्स, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करी जाए अल्ट्रावायलेट की तो इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल, ये अल्ट्रावायलेट रिलीज करते हैं। एक्स रेज जो है इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनती है एक्सरे ट्यूब्स में। गामा रेज जो है वो रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस से बनती हैं, है ना। तो ये एक बार फिर से इनका प्रोडक्शन का सोर्स देख लो कि भाई ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाए, वेव की एनर्जी बढ़ती जाए, जैसे अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूक्लियर ऑरिजिन, जैसे गामा तो न्यूक्लियर ऑरिजिन की वेव हो गई, ठीक है, या बहुत इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे एटम्स के इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स तो वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रावायलेट या फिर एक्स रेज। विजिबल लाइट नॉर्मल जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन शेल टू द अदर, बोर्ड्स मॉडल में आपने पढ़ा है ना, तो वहाँ से विजिबल लाइट बनती है। एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो इंफ्रारेड बनती है। और इसीलिए यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हीट वेव किसको कहा जाता है, तो इंफ्रारेड को हीट वेव कहा जाता है। ये सवाल आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। माइक्रोवेव के लिए सवाल आता है कि माइक्रोवेव अवन जो होता है, माइक्रोवेव अवन कैसे काम करता है, यहाँ पे वो सवाल आता है। अल्ट्रावायलेट पे सवाल आता है कि जो वील्डर्स होते हैं ना, जो मेटल को वेल्ड कर रहे हैं, तो वो ग्लास गॉगल्स क्यों पहनते हैं, यहाँ पे ये सवाल आता है। ये 3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसके अलावा डिटेक्शन की मेथड्स देख लो, तो रेडियो वेव्स, रिसीवर एरियल्स, भाई आपके पास जो एंटेनाज हैं, एंटेना से ही रेडियो वेव एमिट हो रही है और रिसीव हो रही है। उसके बाद पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स, अभी सिलेबस में नहीं है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड माइक्रोवेव डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स, इनसे इंफ्रारेड डिटेक्ट होती है। लाइट
भाई हमारी आंखें भी डिटेक्ट कर सकती हैं आई की फोटो सेल्स या फोटोग्राफिक फिल्म्स, अल्ट्रावायलेट के लिए फोटो सेल्स या फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरेज के लिए फोटोग्राफिक फिल्म, गीगा ट्यूब्स, आयनाइजेशन चैम्बर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेक्शन के लिए काम आती हैं। इसमें मेजर जो आपके काम की चीज़ें जो पेपर में आता है वो वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज और ये यूज़ और ये प्रोडक्शन। डिटेक्शन जो है ये काफ़ी हद तक पेपर में नहीं आता, प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। प्रोडक्शन भी जो है ज़्यादातर कौन से इंपॉर्टेंट वेव्स हैं जहाँ से प्रोडक्शन जो है पूछा जा सकता है। तो बेटा ये एक तो आपका ये इंफ्रारेड, ठीक है, दूसरा आपका ये अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज और ये विजिबल। बेसिकली ये जो 4 सेक्शन बीच के आते हैं यहाँ से प्रोडक्शन आ जाती है, क्योंकि ये काम की चीज़ें, ये आपके सिलेबस में आपने पूरे चैप्टर में इनके प्रोडक्शन को पढ़ा हुआ है। पूरे सिलेबस में आपने पढ़ा है कि भाई विजिबल रेज कैसे बनती हैं, यूवी रेज कैसे बनती है, इसीलिए ये 4 इंपॉर्टेंट है। जो नहीं है सिलेबस में उस पर सवाल भी नहीं आते हैं। तो वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है 2, और ये प्रोडक्शन में ये 4 इतने इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आएंगे यूजेस, ठीक है। एक बार फिर से ये वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये एंगस्ट्रॉम्स में दी हुई है या दूसरे डिविजन्स में दी हुई है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और इसको कुछ नहीं किया जा सकता, इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको पूरा मगअप करना है, मगअप, ठीक है। और ये आपको क्या रखना है, एकदम याद रखना है। बहुत मुश्किल नहीं है, 10-15 मिनट बैठ के एक दूसरे को सुना के इसको याद कर लो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया EM वेव स्पेक्ट्रम, ये हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। और इन टॉपिक्स में अब जो आखिरी पार्ट है यूजेस ऑफ EM वेव्स, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ EM वेव्स को। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ यूजेस की बात करेंगे। ये जो जर्नी है, ये जो अभी हम करने वाले हैं, यूजेस के बारे में जितनी भी बातें करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मतलब मान के चलो कि अगर चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो मैं मान के चलूँगी कि 30% जो चांस है आने का वो जो हमने पढ़ा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से, और बाकी रिमेनिंग 70% इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव्स की बात कर लेते हैं। तो रेडियो वेव्स जनरली कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, चार्ज उसमें एक्सेलरेट करे तो रेडियो वेव्स जो हैं बन जाती हैं। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं उसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। नॉट एंटायरली ट्रू, बहुत मिनिमल, लेकिन कुछ रेडियो वेव्स के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। दूसरा, अगर रेडियो वेव्स की रेंज कही जाए कहाँ से कहाँ तक होती है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक है, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करी जाती है और ताकि वो कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल बनाई जा सके, है ना, वेव की एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करके उसको कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल बनाया जाए, वो है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तक। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती थी, चैप्टर 15 होता था कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अब नहीं है, तो बस इन जनरल एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है। टेलीविजन में जो यूज़ होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 819 मेगाहर्ट्ज तक की रेडियो वेव्स है। और FM जो रेडियो आप यूज़ करते हैं ना, रेडियो में हम सुनते हैं, FM में सुनते हैं, वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है और NCERT की लाइंस जो हैं इस चैप्टर के लिए खासतौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने डेटा आपको जो दिया है थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब बात करी जाए रेडियो वेव्स का प्रैक्टिकली यूज़ क्या है, तो ये जो तीनों यहाँ पे लाइनें लिखी हैं ये समझाती हैं कि भाई कम्युनिकेशन है ना, ब्रॉडकास्ट, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रेडियो वेव है। टीवी देख रहे हो, है ना, फ़ोन पे बात हो रही है, सारी क्या है, ये रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव की बात करते हैं तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कुछ गीगाहर्ट्ज में चली जाती है, मेगाहर्ट्ज तक सीमित था, और मेगा से बड़ा कौन होता है, गीगा, तो गीगाहर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁹ हर्ट्ज, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें सूटेबल फॉर रेडार सिस्टम, कहाँ पे सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव का मोस्ट कॉमन यूज़ है बेटा, वो रेडार सिस्टम में इसका मोस्ट कॉमन यूज़ है। ये आपको याद रखना है कि रेडार सिस्टम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा रडार कहाँ यूज़ किया जाता है, तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ किया जाता है ना भाई। एक देश है, उसने दूसरे देश के ऊपर स्पाई जेट्स भेजे, तो हर देश के पास अपना खुद का रडार सिस्टम है। अच्छा, तुम आए हो बिना वार्निंग के, बिना बता रहे तुमको ना, तो ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। उसके अलावा माइक्रोवेव अवन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव अवन में एक्चुअली ये काम कैसे करता है,
कैसे फंक्शन करता है इसको समझाया जाए। तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, एक माइक्रोवेव सेलेक्ट की जाएगी जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वाटर के साथ, वाटर की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करे, ठीक है। सो माइक्रोवेव बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करी जाती है, इज सेलेक्टेड टू मैच विथ resonant frequency of water molecule इससे क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा विगरसली शेक या वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब पानी की जो जिस भी सब्सटेंस के अंदर वाटर है ना, या वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बहुत जल्दी अगर बहुत ज़्यादा विगरसली वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो सब्सटेंस है वो हीट अप होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या माइक्रोवेव को हीट वेव कहा जा सकता है, क्योंकि भाई वो तो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ हो रही है, खाना गर्म करती है। तो माइक्रोवेव इज़ नॉट कॉल्ड एज हीट वेव, ये याद रखना, इट इज़ नॉट हीट वेव। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको माइक्रोवेव ओवन में सेम प्रिंसिपल पे यूज़ किया जाता है जिस प्रिंसिपल पे IR बेस्ड है, और वो हीट वेव कहलाती है, ना कि ये, है ना। ओके, अब IR इंफ्रारेड को हीट वेव कहा जाता है। इंफ्रारेड को हीट वेव कहे जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अर्थ की गर्माहट है, अर्थ की जो हीट है ना, जो एक एवरेज टेम्परेचर है, वो मेंटेन करने में इंफ्रारेड हेल्प करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है, वो इंफ्रारेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है अ प्रोसेस इन विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड। हालांकि अब एवरेज से टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण क्या है वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। पहले तो देखो प्रोड्यूस कैसे होती है, कोई भी हॉट बॉडी जो होती है ना, हॉट बॉडी या मॉलिक्यूल्स, वो इंफ्रारेड को रिलीज करते हैं, इनको हीट वेव्स कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये क्या करती है, अर्थ की जो वार्मथ है उसको मेंटेन करती है, एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसी को अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड डिटेक्टर अर्थ सैटेलाइट में लगे होते हैं, तो अर्थ की सैटेलाइट्स में इंफ्रारेड डिटेक्टर लगे होते हैं। रिमोट के जो स्विचेस वगैरह होते हैं, इनमें भी काफ़ी सारे यूजेस हैं इंफ्रारेड के। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जो स्विचेस हैं, है ना, आप बैठे बैठे आपने रिमोट का बटन दबाया, टीवी चल गई, तो वो जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल IR है, इंफ्रारेड है ना। माउस क्लिक कर रहे हो, तार से नहीं लगा, है ना, जो केबल लेस माउस वगैरह ये सब है ना, AC का रिमोट, ये सारे बेटा इसमें इंफ्रारेड सिग्नल यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करी जाए एग्जैक्टली कि इसको हीट वेव क्यों कहा जाता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखो, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कॉज करता है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि CO2, नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वाटर वेपर में, H2O, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ना कि CO2 में। तो CO2 कंसर्न क्यों है? क्योंकि भाई देखो, हर चीज़ एक बैलेंस्ड तरीके से अर्थ पे है, जितना कार्बन होना चाहिए उतना है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम ज़मीन खोद रहे हैं, अंदर से कार्बन निकाल रहे हैं और अंदर से निकाल के उसको जला रहे हैं। तो CO2 जितनी एयर में होनी थी नेचुरल प्रोसेस से, हम नेचुरल प्रोसेस को बिगाड़ के मैनमेड प्रोसेस के ज़रिए काफ़ी सारा कार्बन बर्न कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, और खूब सारा CO2 वहाँ जा रहा है नाउ। क्योंकि CO2 भी ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है, पर कंपेयर टू जो उसका एक रेगुलर अमाउंट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए था, उससे ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हो रही है, और इसीलिए CO2 ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉज कर रही है। लेकिन ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाला मॉलिक्यूल वाटर वेपर है, क्योंकि ये बड़े आसानी से IR वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मैच करके ये काफ़ी ऑसिलेट करके अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। यही कारण है कि अर्थ में जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। कौन सी वेव है जो अर्थ सैटेलाइट में डिटेक्टर की तरह यूज करी जाती है? इंफ्रारेड। ऐसे सवाल आ जाएंगे 1 मार्क में। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर लेते हैं अब। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैम्प्स या फिर बहुत हॉट, अल्ट्रा हॉट बॉडीज़, काफ़ी गर्म बॉडीज से अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मॉल्टन मेटल, है ना, एकदम आपने एक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क के ज़रिए एकदम मेटल को पिघला दिया जाए, उतनी गर्मी, वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज जो है प्रोड्यूस होती हैं। और यही कारण है कि जो वेल्डर्स हैं, है ना, दे वेयर ग्लास गॉगल्स।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लास गॉगल्स यूवी से उनको प्रोटेक्ट कर, उनकी आईज को यूवी से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा इस पर क्वेश्चन आया है अभी रिसेंटली, लेसिक सर्जरी आपने सुनी होगी, आई सर्जरी, आई की जो लेजर सर्जरी होती है ना, उसमें भी यूवी रेज ही यूज होती हैं। उसके अलावा यूवी लैंप्स जो हैं वो वाटर प्योरीफायर में जर्म्स को किल करने में यूज किए जाते हैं, है ना। ये जितने भी यूजेस हैं, ये 1 पॉइंटर यहाँ पे नंबर आपके आ सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो कौन सी वेव है जो लेसिक यानी कि आई सर्जरी में यूज होती है? यूवी। कौन सी वेव है जिससे हम जर्म्स को किल करते हैं? तो यूवी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरेज की और गामा रेज की। ये दोनों ज़्यादातर मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कहाँ क्या करवाते हो? एक्सरे करवाते हो। हालांकि एक्सरे काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रे है, तो उसको जब हम मेडिकल में यूज़ करते हैं तो केयर रखनी पड़ती है, नहीं तो उससे कैंसर भी बन सकता है। हालांकि कैंसर के ट्रीटमेंट भी, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही गामा रेज भी कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज़ करी जाती हैं, है ना। डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज यूज़ किया जाता है। बनता कैसे है? किसी मेटल टारगेट को बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से अगर हिट किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल टारगेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, और ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे फॉर्म एक्सरेज। ठीक है, तो बच्चा ये था पूरा ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम, यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना, और इसके साथ में आपको थोड़ी सी ज़रूरी बातें और बता दूं, अगर अभी तक नहीं किया तो आप कर लो। प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके बेसिक साइन इन साइन अप प्रोसेस को अप्लाई करो। ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल दो। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, आपका नाम, पता तो नहीं, लोकेशन ऑन रखना लेकिन, है ना। जब आप ऐप यूज़ करोगे तो ओटीपी के साथ वेरीफाई करना। ओटीपी डाला, वेरीफाई किया। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज, इसलिए बता रही थी। 12th के बाद हो सकता है आप CUET की प्रिपरेशन करो, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 11th 12th क्लास, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज यहाँ डले हुए हैं। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो, आपको जो कोर्स एक्सेस करना है कर सकते हो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में CBSE के कोर्सेज कॉमर्स के लिए उदय शिखर बैचेस में और साइंस के लिए प्रारंभ टॉपर्स बैचेस में अवेलेबल हैं ऑन ऐप, ऑन यूट्यूब, बोथ मीडियम्स। लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे एड्स आएंगे, है ना, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐप में आपको पर्टिकुलर विंडो में आपको बिना ऐड के ऐड फ्री वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो यू डाउनलोड द ऐप, ठीक है, एंड आफ्टर यू डाउनलोड द ऐप आप किसी भी वीडियो को एकदम बिंदास, और ये नीट लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे ये जो बैचेस हैं CBSE प्लस नीट दोनों आपका साथ में प्रिपेयर होगा। कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग भी है और प्रैक्टिस भी है, दोनों है। ठीक है, आपको आपकी फिर उसके बाद क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ कोर्स फी आपको दिख रही है, लेकिन कुछ नहीं है। कोर्स को सारा ऐड कर दो कार्ट में। कार्ट में जब आप ऐड करते हो तो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है। ऐड करने के बाद कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ये सारा नील बट्टे सन्नाटा हो जाता है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अभी आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड, लर्न विद अ स्माइल।